हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के राजनीति विज्ञान या सिविक्स को पढ़ेंगे। सिविक्स की पाठ्य पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2। तो इसके अध्याय 5 में है लिंग बोध। 5 में क्या है? लिंग बोध। तो लिंग बोध का कुछ भाग हम पढ़ चुके थे और कुछ भाग बाकी रह गया था, जिसे आज हम पूरा करेंगे। तो लिंग भेद में हमने स्त्री एवं पुरुषों के कार्यों के महत्व, दोनों के बीच में क्या अंतर है, किस तरह से समाज में उनके बीच अंतर किया जाता है, रूढ़िवादी धारणा के बारे में भी हमने जाना था, हमीद की कहानी से के बारे में जाना था, और आंकड़ों में जो लैंगिक विभाजन है उसको उन आंकड़ों को 2011 की जनगणना से जो प्राप्त हैं उस आंकड़ों के अनुसार हमने अध्ययन किया था और उनके बीच तुलना भी किया था। तो आज हम लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा की बहुत अहम भूमिका है। प्राचीन काल में लड़कियों को सिर्फ घर की काम सिखाया जाता था, उनको विद्यालय नहीं भेजा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें काफी बदलाव हुआ। और जो प्राचीन काल में सिर्फ स्त्रियों को घर के काम के लिए सोचा जाता, उनको कम उम्र में विवाह कर दिया जाता, वो परिस्थिति काफी बदली है अभी। और इसका मुख्य कारण है शिक्षा में बढ़ोतरी। और अभी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में भी जाने लगी हैं और अपने परिवार का भी भरण पोषण करने लगी हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी स्थिति नहीं थी और साथ ही समाज में कुछ कुरीतियां थी, जैसे दहेज प्रथा, जिसके कारण भी लड़कियों को बोझ समझा जाता था, क्योंकि उनके विवाह पर बहुत अच्छी रकम उनको चुकाना पड़ता था दहेज के रूप में, या फिर सामानों को, महंगे सामानों की मांग होती थी ससुराल की तरफ से। तो इन कारणों से लड़कियों को बोझ समझा जाता था और उनके शिक्षा पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता था, क्योंकि उनके विवाह पर इतना खर्च करना पड़ता था। और भी बहुत सारी संकुचित मानसिकता थी समाज में, जिसके कारण लड़कियां शिक्षित नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय में बदलाव हुआ, शिक्षा के स्तर में बढ़ा, लड़कियां शिक्षित होने लगी, तो धीरे धीरे आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई रिजल्ट निकलता है तो उसमें भी देखा होगा कि लड़कियां काफी अच्छा रिजल्ट कर रही हैं। तो इस तरह जो समाज में असमानता था लड़के और लड़कियों के बीच, उसमें काफी कमी आई। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वर्तमान में एकदम समाप्त हो गया है, ये भी नहीं है। लेकिन वो असमानता अभी भी बनी हुई है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यदि और भी ज्यादा प्रचार हो, लोगों में जागरूकता आए, तो ये मानसिकता बदल सकती है। लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। विद्यालय में बच्चे अपने प्रारंभिक उम्र में ही सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं। विद्यालय में छोटे छोटे चीजों को सीखते हैं, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनकी मानसिकता का विकास होता है और जो पूरे जीवन उनको प्रभावित करता है। इसलिए विद्यालय में जो अच्छी चीजें सीखते हैं उसके कारण उनकी जो मानसिकता है उसमें विस्तार होता है, और जो छोटी मानसिकता होती पहले समाज में, वो भी काफी हद तक दूर होने में सहायक होता है। अतः प्रत्येक बच्चे को विद्यालय से जोड़ना अति आवश्यक है। आज के युग में लड़के और लड़कियां बड़ी संख्या में विद्यालय जा रहे हैं और इसमें काफी बदलाव हुआ है। अभी विद्यालय जाने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या में काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो आपने अपनी कक्षा में भी देखा होगा कि जितने लड़के पढ़ने आते हैं उतनी लड़कियां भी हैं। तो काफी संख्या में लड़के और लड़की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे समाज में भी काफी बदलाव आ रहा है, समाज जागरूक हो रहा है, यहाँ के जो अंधविश्वास हैं वे दूर हो रहे हैं। फिर भी उनकी साक्षरता दर में अंतर है। लेकिन फिर भी क्या है, लड़के और लड़कियों की साक्षरता दर में अंतर है। तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं कि लड़कियों को कम उम्र में विवाह दे दिया जाता है और उनको घर के काम के लिए घर में रोक लिया जाता है। तो ये सारे कारण भी हैं। लेकिन सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, जैसे घर से दूर होने के कारण साइकिल दे रही है लड़कियों को, तो जिससे वो स्कूल आ सके, पोशाक दे रही हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। तो इन सारे प्रयासों से काफी हद तक इसमें बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी अंतर बना हुआ है।
वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त कर कई महिलाएं आर्थिक संपन्नता भी प्राप्त कर चुकी हैं। तो महिलाएं भी शिक्षित हो रही है, नौकरियां पा रही हैं और प्रतिष्ठित हो रही हैं हर जगह में। तो पहले जिन क्षेत्रों में पुरुष प्रधान थे, जिसमें सिर्फ कहा जाता था कि पुरुष ही जा सकते हैं, लेकिन वैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं का प्रवेश होने लगा है और वो भी हर पद को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से संभालने लगी है। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिख रहा है, जैसे ये है चित्र में अरुंधति भट्टाचार्य। तो SBI भारतीय स्टेट बैंक की ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो स्टेट बैंक की महिला अध्यक्ष है प्रथम। तो इससे पहले महिलाओं का इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं था, लेकिन इन्होंने इसमें प्रवेश किया। तो इसी तरह किरण बेदी भारत की पहली IPS भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी। तो इससे पहले कोई भी महिला IPS नहीं बनी थी, लेकिन किरण बेदी उस क्षेत्र में जाने वाली पहली महिला। तो इस तरह से इन महिलाओं ने बाकी महिलाओं का भी मार्गदर्शन किया, जिससे महिलाओं की उस और रुझान बढ़ा, उनके लिए भी मार्ग खुल गए। तो ये ऐसे उदाहरण है जिन्होंने समाज में काफी बदलाव लाने का प्रयास किया। महिलाओं की स्थिति में भी सुदृढ़ता आई। और ये है इंदिरा नूई, अमेरिकी कंपनी पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये भी कितने अच्छे अच्छे पद पर गई हैं, जिससे समाज में जो धारणा थी कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, उसमें काफी बदलाव हुआ। और जो पुरुष प्रधान क्षेत्र है उसमें भी महिलाओं का प्रवेश होने लगा। तो देखिए दीपाली अमृत खलको, रेलवे इंजन ड्राइवर। तो दीपाली झारखंड की रहने वाली है। बोकारो BSL हाई स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक देने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए रांची महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज चली गई और उन्होंने खड़गपुर से इंजन ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर वो रांची से लोहरदगा ट्रेन चलाना शुरू किया। तो इस कार्य को करते हुए उन्होंने साबित किया कि महिलाएं उन कार्यों को भी कर सकती है जो सामान्यतः पुरुषों का कार्य समझा जाता है। इससे पहले माना जाता था कि ट्रेन ड्राइवर सिर्फ पुरुष हो सकते थे, लेकिन जब दीपाली ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया, वो महिला ड्राइवर बनी, तब लोगों की जो मानसिकता थी उसमें बदलाव आया। देखिए चित्र में दिख रही है ना, दीपाली अमृत खलको हैं जो पहली ट्रेन ड्राइवर हैं। महिला आंदोलन, अब उनके बाद उनकी दिशा निर्देश से बाकी महिलाओं ने भी, बहुत सारी महिलाओं ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया। तो महिला आंदोलन, अब कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। पहले से काफी बेहतर हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई और ये परिवर्तन औरतों के संघर्षों से हुआ। लेकिन इसके लिए औरतों को बहुत संघर्ष करना पड़ा समाज के साथ, और इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। और महिलाओं के द्वारा जो संघर्ष किया गया उसे महिला आंदोलन कहा जाता है। तो इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने तथा न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न राजनीतियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अभियान चलाना, विरोध करना एवं जागरूकता फैलाना प्रमुख है। तो इन आंदोलनों के लिए बहुत जागरूकता लाने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, विरोध करना पड़ता है, रैलियां निकालनी पड़ती है और इन रैलियों के फलस्वरूप ही महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव हुआ और महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून भी बने। देखिए नारे लिखी तख्तियां हैं जिसके द्वारा महिलाओं ने विरोध किया। जागरूकता रैली में शामिल महिलाएं, तो इस तरह से महिलाएं भी अपने अधिकार के लिए रैलियां निकालने लगी और जागरूक होने लगी और दूसरों को भी जागरूक करने लगी। अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो महिलाओं ने भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया और यही उनके महिला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और इसके फलस्वरूप क्या बना, नए कानून बने। जैसे 1947 में सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक क्षेत्र, जहां महिलाएं काम कर रही हैं वैसे क्षेत्रों में या फिर शैक्षणिक संस्थान है, उसमें महिलाओं के साथ बहुत समय क्या होता है, यौन उत्पीड़न होता है और उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया।
सन 2006 में महिलाओं को जो घर के अंदर शारीरिक मतलब घर के सदस्यों द्वारा या फिर परिवार के सदस्य या फिर अपने सगे संबंधियों द्वारा भी शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है, तो इसके खिलाफ भी एक कानून बना, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 नाम से ये कानून बना, और जिसके द्वारा महिलाओं को के साथ जो घरेलू हिंसा होता था उसमें काफी कमी आई। वर्तमान समय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन मिलता है, निःशुल्क शिक्षा मिलता है, पाठ्य पुस्तक मिलती हैं, पोशाक और छात्रवृत्ति भी दी जाती है, और लड़कियों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, साइकिल भी दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा में बढ़ोतरी आएगी, जो ड्रॉप आउट होते थे उसकी संख्या में कमी आएगी और नामांकन बढ़ेगा। तो इससे शिक्षा का विकास होगा, अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सकेंगे और समाज में भी बदलाव हो सकेगा। तो जो घरेलू हिंसा के लिए जो कानून बना तो उसका मकसद था घरेलू हिंसा में झेल रही जो महिलाएं हैं उनको तत्काल उससे सुरक्षा मिले, राहत मिले। तो यह भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है, और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिलाओं के साथ यदि मारपीट हो, जैसे बहुत समय क्या किया जाता है, घर में महिलाओं के साथ अत्याचार के मारपीट किया जाता है, हो सकता उनका जो पति है वो शराब पी के आके मारता हो, उनका यौन शोषण होता हो या फिर आर्थिक शोषण होता हो, वो कोई काम करती है, पैसा कमा के लाती है और उसको छीन लिया जाता है, या फिर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, गलत शब्दों का प्रयोग होता है उनके साथ। तो इसके लिए इन सब परिस्थितियों में वो न्यायालय की शरण ले सकती है, क्योंकि जो अत्याचार कर रहा है उसको कानून के द्वारा सजा देने का प्रावधान है। अब कुछ उदाहरण देखिए, जैसे महाराष्ट्र में एक शनि मंदिर है सिग्नापुर में, तो वहाँ महिलाओं का प्रवेश निषेध था। वैसे वहाँ उस मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन महिलाओं ने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया कि क्यों महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, और उस आंदोलन के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिया कि उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश हो और जो पहले उनको वंचित किया जाता है उसको दूर किया जाए। तो इस तरह का आंदोलन मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को भी चलाया गया। तो जो हाजी अली दरगाह है वहां भी महिलाओं का प्रवेश निषेध था, तो महिलाओं ने उसके खिलाफ भी आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया। अंततः उन्हें उक्त दरगाह में प्रवेश की अनुमति मिल गई। तो इस तरह से यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति, भारत का जनता जिस वर्ग के साथ अत्याचार होता है वो न्यायालय की शरण में जा सकता है और उसको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए शनि मंदिर जो है महाराष्ट्र का, उसमें महिलाएं मंदिर में प्रवेश करके पूजा कर रही हैं, दिख रहा है ना। तो विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाना, तो महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया तो उसमें किस तरह से विरोध किया गया, जागरूकता किस तरह से बढ़ाया गया, उसे देखते हैं। तो औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना एवं महिलाओं के हितों के उल्लंघन संबंधी नीतियों का विरोध करना भी महिला आंदोलन का कार्य था। तो महिला आंदोलन का क्या कार्य था कि महिलाओं के अंदर जागरूकता लाना, महिलाओं को अपने हितों के उल्लंघन होने पर उसका विरोध करना, तो ये सारे उनके उद्देश्य थे। तो जहां विरोध व्यक्त करने में रैलियां, प्रदर्शन आदि तरीके बहुत असरदार होते थे, तो इसके लिए महिलाएं क्या करती थी, रैलियां निकालती थी, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ या अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ रैलियां निकालती थी, प्रदर्शन करती थी। वहीं जागरूकता फैलाने के लिए गीतों का प्रयोग करती थी, नुक्कड़ नाटकों का या जनसभाओं का भी सहारा लिया जाता। नुक्कड़ नाटक क्या है, किसी गली मोहल्ले में एक दल द्वारा नाटक किया जाता है उस विषय के संबंध में, या फिर जनसभा का आयोजन करके भी
अपना विरोध प्रदर्शन होता है। देखिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक करती महिलाएं। तो इस तरह से किसी नुक्कड़ नाटक मतलब क्या, किसी गली मोहल्ले को नुक्कड़ कहा जाता है। तो नुक्कड़ में जो नाटक किया जाता है नुक्कड़ नाटक। तो वो क्या होती थी, जो समसामयिक मामला होता था जिस कारण से वे रैलियां निकाल रही हैं या फिर आंदोलन कर रही हैं, उसी से संबंधित विषय पर वो नाटक करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाएं अपने संघर्ष की यादों को ताजा करने के लिए इकट्ठा होती हैं तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब मनाया जाता है तब क्या होता है कि सभी महिलाओं ने जितना संघर्ष किया इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, तो अपने संघर्षों को याद करके एक जगह पर इकट्ठा होकर खुशी मनाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम करके एक दूसरे को बधाइयां देती हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, महिलाएं सब एक जगह पर जमा होकर उत्सव मना रही हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए। तो विश्व में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो केवल महिला दिवस मना लेना ही बहुत बड़ा उपाय नहीं हो जाता है महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए। लेकिन क्या है कि ये जो महिला दिवस मनाया जाता है, इससे महिलाओं में ये जागरूकता आती है कि हम कितने संघर्षों के बाद इस स्थान पर पहुंच सके हैं। हमारे साथ जो अन्याय होता था उसको हमने किस तरह से आंदोलन के द्वारा दूर किया। तो ये एक प्रेरणा है कि आगे भी इस तरह से वे अपने अधिकारों के लिए लड़े। और समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो अब भी पहले समाज में सभी लोग तो समान नहीं हो सकते हैं, कुछ लोगों में अभी भी वैसी मानसिकता है। तो समाज में जो अभी भी वो चीज वर्तमान है उसको भी बदलने की आवश्यकता है और ये केवल शिक्षा के द्वारा हो सकता है। इसलिए शिक्षा में के क्षेत्र में स्त्रियों को अधिक शिक्षित किया जाए, बालिकाओं को अधिक शिक्षित किया जाए, जिससे समाज और ज्यादा शिक्षित हो और उनकी जो मानसिकता है उसमें बदलाव हो, लोगों में जागरूकता है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ कुछ शब्द है जानने योग्य, जैसे जनगणना, सेंसस। जनगणना मतलब लोगों की गणना करना। तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना किया जाता है, जिससे पता चलता है कि स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है और बाकी लोगों की संख्या का भी अंदाज और उनकी आर्थिक क्रियाकलापों का भी अंदाज किया जाता है। रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, आंदोलन, मूवमेंट, दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम, जागरूकता, अवेयरनेस, समाज, सोसाइटी, बुराइयां, इविल्स, विरोध करना, प्रोटेस्ट। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसे पढ़ेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो मुझसे जरूर कहेंगे। और इस चैप्टर का 2 पार्ट है, इसलिए दोनों पार्ट पढ़ लेंगे, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।